Guys, I am here Mustafa Fayyaz. Welcome to my channel Medical School Learning with another new video. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने HPV पढ़ा था, तो यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस को हमने अपनी 3 वीडियोस में कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो टॉपिक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मॉर्फोलॉजी वगैरह एट्सेट्रा सब कुछ, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस सब कुछ कंप्लीट वीडियोज़ हैं। 3 वीडियोज़ हैं हेपेटाइटिस बी वायरस पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए वायरस की। तो चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने सबसे पहले डिस्कस करना है इसकी मॉर्फोलॉजी को। तो जब मॉर्फोलॉजी का हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये कौन सा वायरस है। तो हम कहते हैं ये है एंटीरो वायरस है और बिलोंग करता है ये हमारी पिकोरना वायरस की फैमिली से। तो चलें जी, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये है एंटीरो वायरस, और ये क्लासिफिकेशन में आता है ये हमारी पिकोरना वायरस की। और इसके साइज़ की हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है अबाउट 27 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो इसका साइज़ आ गया यहाँ पर 27 नैनोमीटर इसका डायामीटर है। और फिर इसकी जो है ना, वो हम कहते हैं कि इस हेपेटाइटिस ए वायरस को कहा क्या जाता है, अदर नेम है इसका इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा, जिस तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उसे हम कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसको कहेंगे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसके अलावा ये जो है ये है हमारी आती नॉन एनवेलोप वायरस में। नॉन एनवेलोप्ड वायरस। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो है ना रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रही है, तो वो होती है इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो हम लिख लेते हैं कि रेप्लिकेट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसके अलावा इसकी हम देखते हैं कि इसका जो लिंक है, इसकी 1 सीरोटाइप है। हाँ, याद आ के देखिए, इसकी सीरोटाइप जो है वो आ जाती है 1 सीरोटाइप है, ओनली 1। याद होगा आप लोगों को कि मैंने अपने हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर बताया था कि उसकी वैक्सीन के पर्पज़ के लिए ओनली 1 सीरोटाइप है, और इसकी एब्डोमोलॉजिकल पर्पज़ के लिए उसकी 3 सीरोटाइप्स हैं। तो इसकी हम सिर्फ एक ही बात करेंगे कि इसकी ओनली 1 सीरोटाइप है, और इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो है ना, वो एंटीजेनिक रिलेशन कोई भी नहीं है इसका किसी भी और हेपेटाइटिस से। ख़ास तौर पे इसे हेपेटाइटिस बी के साथ मिलाया जाता है, लेकिन वो भी इस तरह से है कि एक वैक्सीन ऐसी है जो हेपेटाइटिस ए और बी दोनों की मिक्स है, लेकिन इसका कोई एंटीजेनिक जो है ना वो रिलेशनशिप नहीं है, ना हेपेटाइटिस बी के साथ, ना किसी और जो है ना वो टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के साथ। तो हम कह देते, ये भी बात लिख लेते हैं कि नो एंटीजेनिक रिलेशनशिप विद एनी अदर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। HBV, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ कह लें, मॉर्फोलॉजी कह लें। इसके बाद जब हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन इसका हो रहा है फीकल ओरल रूट से।
और फिर एक और भी सवाल जो है वो किया जाता है कि ये बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है। तो उसकी भी रीज़न मैं बताती हूँ। ये सबसे पहले ये कि इसका रूट जो है वो फीकल ओरल रूट है, यानी कि हमारा जो खाना है वो कंटेमिनेटेड विद फीसेस है, तो इसको हम कहेंगे फीकल ओरल रूट। ठीक है, यानी कि और उसमें भी खाने में भी सबसे ज़्यादा जो है कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। फूड कंटेमिनेटेड विद फीसेस, फीसेस उसमें भी स्पेशली वाटर। तो हम कहते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि छोटे बच्चे, पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में या कह लें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, नॉट डेवलपिंग बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जहाँ पर पेरेंट्स दोनों काम कर रहे होते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो अपने वो डे केयर सेंटर्स में छोड़ के जाते हैं। तो डे केयर सेंटर्स में जैसे हॉस्टल में, अब हम हॉस्टल में होते हैं तो हम तो बड़े हैं, अपना ख्याल खुद रख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मेस में अब कैसा खाना पक रहा है वगैरह वगैरह, क्या सीन है, तो अक्सर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफाई का, हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो हम कहते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी बेचारों को समझ अकल कोई नहीं होती है, उनको जैसी भी जो चीज़ मिल जाती है, कंटेमिनेटेड हो या ना हो, उन्हें उन्हें क्या पता बेचारों को। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये जो है वो कॉमन है, क्योंकि वो डे केयर सेंटर्स में रहते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो बोर्डिंग स्कूल्स वाले बच्चे जो होते हैं वो भी सेम केस, तो इनमें ज़्यादा होता है। तो हम ये बात भी लिख लेते हैं कि बोर्डिंग स्कूल वाले और डे केयर वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। More common with this hepatitis A. HAV, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। तो फीकल ऑरल रूट में हम लोगों ने बात कर ली, ये टोटल हो गया, ठीक है, इसका ये रूट है, तो इसकी ट्रांसमिशन ये हो गई है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है वो कहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है वो रेप्लिकेट करता है, और वहाँ से ये जनाब लिवर में जाता है वाया ब्लड। तो हम लिखते हैं कि रेप्लिकेट इन GIT, ठीक है। वहाँ से इसने जाना है लिवर में, लिवर या ब्लड। लिवर से लिवर में जाने के बाद ये ज़ाहिर है हमारे हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा। हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा, तो जो है वो हमारे, बट एज इन प्रीवियस मैंने जो है वो HBV के भी पैथोजेनेसिस में बताया था कि इटसेल्फ जो है वो ना HAV ना HBV इटसेल्फ कोई साइटोपैथिक इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। बट एक्चुअल रीज़न जो होती है वो क्या होती है कि हमारे T सेल्स जो हैं वो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हमारे बेसिकली जो है जब इम्यूनिटी की वजह से वो एक्टिवेट होते हैं, एंटीजेंस को जब वो देखते हैं HAV की या HBV के, तो वो जनाब अटैक करते हैं उनके ऊपर,
और इसके रिज़ल्ट में इन्फ्लेमेशन होती है और हम कहते हैं कि यहाँ पर नेक्रोसिस हो रही है या हमारे हेपेटोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं। तो डैमेज हेपेटोसाइट्स के डैमेज होने की रियल वजह HBV में भी और HAV में भी जो है वो हमारे साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो वायरल एंटीजन देखते हैं। तो हम कहेंगे कि मेन जो है वो हमारे साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो है, साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो हैं वो अब जो है वो बेसिकली करा रहे होते हैं हमारी इन्फ्लेमेशन, और हेपेटोसाइट्स हमारे डैमेज होते हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो अटैक करते हैं एंटीजन पर, और एंटीजन लगे हुए हैं वो हमारे हेपेटोसाइट्स के ऊपर, हेपेटोसाइट्स के सरफेस के साथ जुड़े हैं, तो हम कहते हैं डैमेज। इस तरह से साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो हैं वो डैमेज कर रहे हैं कि वो एंटीजन के रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा जी, तो हम कहते हैं कि पैथोलॉजिकली हम किसी भी हेपेटाइटिस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सिम्टम्स तकरीबन जो है वो सेम रहते हैं सारे, सब में जो है वो वही नोज़िया, वॉमिटिंग जो है वो, और जॉन्डिस वगैरह हमें देखने को मिलेगा। जॉन्डिस वैसे होता है हेपेटाइटिस C वायरस में। चले, लेकिन हम कहते हैं कि पैथोलॉजिकली हम इन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लैब टेस्ट के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि जब हम एंटीजेंस को देखते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो हमें पता चलता है कि कौन सा है हमारा हेपेटाइटिस। तो चलें जी, देखते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में जो हमारी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इनिशियली जब, और एक बात है कि हेपेटाइटिस A वायरस में ना कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं होती है, जैसे हम हेपेटाइटिस B में पढ़ के आए हैं अभी, और हम हेपेटाइटिस C में भी पढ़ेंगे कि उनकी एक एक्यूट और एक क्रॉनिक स्टेट होती है, कि मतलब पहले कुछ इन्फेक्शन एक्यूट होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं, लेकिन HAV में कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं है। मतलब ये जो है ना वो एक कह लें कि इसमें सिंपल है कि कुछ थोड़े अरसे बाद इसने ख़त्म हो जाना है, लेस दैन 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा होगा तो हम इसे क्रॉनिक कहेंगे, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता तो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं है। तो हम बात कर रहे थे इसकी एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडीज़ इनिशियली जो है हमें देखती हैं, जो दिखती है सबसे पहले वो होती है IgM जो है वो एंटीबॉडी वो दिखती है हमें इनिशियली। दिखेगी, और जो है वो हाँ देखो, इसमें भी जॉन्डिस होगा, हमें याद है। तो इसमें भी जॉन्डिस हो रहा है, हेपेटाइटिस C में भी जॉन्डिस हो रहा है, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी। तो तकरीबन सिम्टम्स हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिम्टम्स जो है ना वो हर हेपेटाइटिस के सेम ही हैं। तो इसके अलावा IgG जो है वो लेटरली दिखती है हमें। तो हम कहेंगे कि IgG ये जो है ना हमारी IgG ये लेटरली हमें दिखेगी, और ये जो होगी ना ये लाइफ लॉन्ग हमारी इम्यूनिटी कह लें ये प्रोटेक्शन करेगी, क्योंकि ये बाद में बन रही है। सॉरी, ये L था, लेटरली, ठीक है ना। और जो हमारी IgM है ना वो हमें तकरीबन इन्फेक्शन के बाद 1 to 3 वीक्स तक जो है ना वो हमें दिखेगी। उसके बाद फिर हमें IgG एंटीबॉडी दिखेगी, जो कि हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी वगैरह की बात कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के। तो देखते हैं जी, तो यहाँ पर क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मैंने वही जो बात स्टार्ट में की थी कि तकरीबन हर हेपेटाइटिस में ये सेम ही रहेंगे। वो क्या हो रहा है इसमें हम देख लेते हैं कि वही फीवर, वही नोज़िया, वही वॉमिटिंग, वही जॉन्डिस, सब कुछ वही कुछ है जो कि हर हेपेटाइटिस में होता है। तो फिर हम किस तरह से इसे देखेंगे, तो चलिए पहले ये लिख लेते हैं।
कि फ़ीवर हो रहा है, नोज़िया है हमारे पास, और एनोरेक्सिया हो रहा है, एनोरेक्सिया, और हमारी वॉमिटिंग भी होती है। इसके अलावा हमारी होती है वॉमिटिंग हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर हेपेटाइटिस में दिखेंगी हमें, ये वाले फीचर्स। तो जो है वो हम कहेंगे कि इसकी डिटेक्शन किससे हो रही है, कि इसकी डिटेक्शन होगी, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ये सारी चीज़ सब में हो रही है, तो मेनली जो है वो होती है आईजीजी की एंटीबॉडी की प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि अगर वो एंटीबॉडी है तो हम कहते हैं कि HAV है इस पर्सन को, HGG डिटेक्शन। कि डिटेक्शन जो है वो हमें कहाँ बताती है कि पर्सन हैज़ HAV। अच्छा, तो ये हो गई इसकी, क्योंकि ये सारे सेम रहेंगे और बात आ जाएगी सिर्फ हमें हर हेपेटाइटिस में हमें पता चलेगा हमारे एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन से, कि कौन सी एंटीबॉडी बन रही है हमारे मौजूद है, उससे हमें पता चलेगा मेनली कि कौन सा हम बंदे को हेपेटाइटिस है। अच्छा, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? वो है अबाउट 3 to 4 वीक्स, और ये दिन बनेंगे तकरीबन जो है वो 15 से 40 या 45 दिन बनेंगे। तो हम दिनों में कहेंगे कि 15 से 40 कह लो या 45 कह लो डेज़, ठीक है ना? ओहो, वीक्स, ठीक है ना? तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया है, और हमने इसकी बात कर ली है। इसकी मेनली डिटेक्शन जो है वो किससे हो रही है? आईजीजी से हो रही है, ठीक है ना? और कोई क्रॉनिक कैरियर नहीं है, ये तो हमने बता ही दिया था। चलिए लिख भी लेते हैं कि कोई क्रॉनिक कैरियर नहीं बनता इसमें। क्रॉनिक स्टेट है ही नहीं तो कैरियर किससे बनेगा? नो क्रॉनिक कैरियर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं अब। लैब डायग्नोसिस की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो टेस्ट के अंदर हमारे आईजीएम हमें दिखे, ठीक है, या फिर आईजीएम की जितनी हमें दिख रही है कि जितना नंबर आ रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा हमें आईजीजी दिखें। तो अगर हमें टेस्ट के अंदर आईजीएम दिखता है या उससे कई गुना ज़्यादा, 4 फोल्ड्स कह लें, कि अगर ज़्यादा हमें आईजीजी दिख रहा है तो हम कहेंगे कि भाई इस पर्सन को जो है ना वो HAV है। तो हम कहते हैं कि डिटेक्शन ऑफ आईजीएम, ऑफ आईजीएम, या फिर फोर फोल्ड इंक्रीज इन आईजीजी, तो उस बंदे को जो है ना वो क्या है भला? HAV है, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी लैब डायग्नोसिस होगी। अब हम बात करते हैं अपने ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की, कि इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम कहते हैं कि कोई एंटीवायरल थेरेपी जो है वो काम नहीं आती है। ये तो तकरीबन सारे हेपेटाइटिस के साथ सेम है ना, कि मतलब कोई एंटीवायरल थेरेपी ऐसी नहीं है जो कि हमारे वायरस को कम्प्लीटली क्योर कर दे। बट ये जो हम कुछ चीज़ें वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मैंने हेपेटाइटिस B में बताया था,
कि हमने कुछ जो है वो यूज़ किए हैं मेडिसिन वगैरह, इंटरफेरॉन वगैरह, ठीक है ना। तो वो सारी क्या करती हैं, जस्ट वायरल लोड को कम कर सकती हैं, या जनाब आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकती हैं, मतलब मज़ीद उसकी जो है ना वो रेप्लिकेशन को रोक सकती हैं। तो यही करती हैं। तो हम इसमें भी यही कहेंगे कि कोई एंटीवायरल थेरेपी मौजूद नहीं है, जस्ट हम इसको इससे बच सकते हैं, इस तरह के इसकी वैक्सीन्स वगैरह यूज़ करें, या फिर हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन यूज़ करें, ठीक है ना। तो बस यही कुछ इसके तरीके हैं बचने के, तो हम लिख लेते हैं, चलें। नो एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल, ठीक है। इसके अलावा हम इम्यूनाइजेशन में हम कहते हैं कि जो है हमें वैक्सीन देनी है, ठीक है। और एक वैक्सीन ऐसी है जो कि HAV और HBV दोनों के लिए कारआमद है, और वो है हमारी ट्विनरिक्स, ठीक है ना, वैक्सीन है। क्योंकि इसके अंदर इनएक्टिव HAV होते हैं, और हमारे जो है उसकी जो है वो कुछ होती हैं हेपेटाइटिस बी की कुछ के एंटीजन होते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये बात कि इसकी जो है वो वैक्सीनेशन होती है। और वैक्सीनेशन हम कहते हैं कि वैसे तो इसकी सारी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन बच्चे जो हैं, जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में बताया कि बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस वायरस से। तो हम कहते हैं कि 2 to 18 ईयर्स के बच्चे जो है ना, उनको ये वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए, बच्चों को लगानी चाहिए, ताकि जो है वो इससे महफूज रहें, उनकी इम्यूनिटी बन जाए। और अगर हम जो है वो इसको इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम देते हैं, तो वो ज़्यादा जो है ना वो ठीक है, क्योंकि वो एक पैसिव इम्यूनिटी है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और रैपिड है, इंस्टेंट है, तो वो ज़्यादा जो है वो रहती है। जबकि वैक्सीनेशन जो है वो हमारी पैसिव एक्टिव होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास वैक्सीन है, इसका नाम है ट्विनरिक्स, ठीक है ना, फॉर HAV और HBV दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो ये हो गई है। इसके अलावा अगर हम, हाँ, उसकी भी बात कर लेते हैं ना, पैसिव इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी के लिए हम कहेंगे कि हमने यूज़ किया है इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम। तो लिख लेते हैं, सीरम यूज़ करते हैं। और ये तकरीबन इसको कहाँ कब देना चाहिए, कि अगर एक्सपोजर हुआ है ना, अगर आज एक्सपोजर हुआ है किसी को इस वायरस से, तो विदिन 14 डेज़ ये जो है वो हमें दे देना चाहिए। तो हम कहेंगे कि विदिन 14 डेज़, 14 डेज़ ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर अंदर ये देना चाहिए। और इसके अलावा हम कहेंगे कि हमें जो है वो अपने हाइजीन का ख़्याल रखना चाहिए, और हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए, ये बेसिक्स हैं। तो यही सब चीज़ें आ जाएंगी कि प्रॉपर हैंड वॉश, और हाइजीन का ख़्याल रखा जाए। अगर सेवरेज के पानी को पीने वाले पानी से मिक्स ना किया जाए, और अपने खाने का जो है वो सफाई का, खाने में और वैसे भी सफाई का ख्याल रखा जाए, तो हम हर किस्म के वायरस से, बीमारी से बच सकते हैं। तो यही चीज़ें इसकी हम जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है हेपेटाइटिस ए वायरस का। आज हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ आएंगे, वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।